डॉक्टर साहब, ओपन मार्केट में चीनी की जो सरकारी कीमत है उसमें अदम दस्तयाबी है, एक बार फिर क्या चीनी का बहरान पैदा होने जा रहा है? देखते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा था ना कि एक खातून जी प्रेसिडेंट ट्रंप के की जो पिछले चंद दिनों के जो बयानात हैं उनके ख़िलाफ़ एक खातून खड़ी हुई हैं, और वो खातून जो है उन्होंने ये मनामा डायलॉग होता है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मनामा शंग्रीला, ठीक है ना, उस एक तरफ वो एशियन ज़्यादा डिस्कशन होता है, इधर मिडल ईस्ट और बाकी ज़्यादा डिस्कस होते हैं। तो पहले जिनेवा में भी होता था, लेकिन अब ये दो बड़े हो रहे हैं। तो ये मनामा का जो डायलॉग हुआ है ये IISS का, इससे ख़िताब किया है तुलसी गैबर्ड ने, जो कि उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, यानी सारे ही उनकी जो इंटेलिजेंस की चीफ वो हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से वो जो बड़ी पॉलिसीज़ हैं उससे उनको साइड पे रही हैं। अब देखो मार्को रूबियो सामने आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ सामने आ रहे हैं, बाकी लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन JD वेंस सामने आ रहे हैं, लेकिन तुलसी गैबर्ड हमें नज़र नहीं आई बड़े दिन में। तुलसी गैबर्ड ने ये मनामा का जो डायलॉग है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ वाला, मनामा डायलॉग में उन्होंने जो खिताब किया है, तो ये मैं यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, जिसमें वो कह रही हैं कि US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये अगर हमारी टीम इसको प्ले कर सके, कि US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर सेज कि फॉर्मर US स्ट्रेटजी ऑफ रिजीम चेंज इज ओवर। अच्छा, यानी तुलसी गैबर्ड ने वहाँ पे जो खिताब किया है, उस खिताब में उन्होंने कहा है कि जो पहली की फॉर्मल स्ट्रेटजी, ये अगर हम पढ़ें इसको, और इसका सेकंड भी अगर सेकंड वो दिखाएं, अगर हाँ ये देखें ना, फॉर्मर जो स्ट्रेटजी थी अमेरिका की रिजीम चेंज की, वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब अगर ये ख़त्म हो गई है तो फिर वेनेजुएला में क्या करना है? वेनेजुएला में तो रिजीम चेंज की बात है। ईरान में क्या करना है? दो मुल्कों में तो रिजीम चेंज की बात अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के ने ही खुद ही की है ना। रिजीम चेंज अभी बात चल रही है ना वहाँ पे, रिजीम चेंज ईरान में। ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान, आज उन्होंने अपने मुल्क का जो अपने एक बड़ी वहाँ पे न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर के साइंटिस्ट और मुख्तलिफ वो एक बड़ी वहाँ पे एग्जीबिशन कह लें उसको, या जो भी, उसका उन्होंने दौरा किया, और उसमें वो अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर भी वो गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा हम तो इसको तेज़ तर करेंगे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम तेज़ करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो ईरान ने तो, और कोई हमारी कोई भी नहीं, कोई कह रहा है कि ऑब्लिटरेट हो गया तो गलत कह रहा है, हम तो बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि 8 जो है वो न्यूक्लियर हमारे जो बन रहे हैं, वो तो रशिया के ताउन से हमारे न्यूक्लियर जो डेवलप हो रहे हैं हमारे, वो तो रशिया के साथ हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तुलसी गैबर्ड ने कहा कि वेनेजुएला में और इसमें, अच्छा, तो यानी दो मुल्कों पे इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉर की जो बात की है, एक तो वेनेजुएला के वाले से, 3 बल्कि बातें की है ना उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर के लिए तैयार रहो आसियान, एक उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला की बात एक उन्होंने की, अब उन्होंने नाइजीरिया की बात कर दी है। यानी पिछले अगर हम देखें 72 घंटों में 3 बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिससे वो वॉर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, कि वॉर एग्रेशन, ये जो पुरानी जंगें हैं वो अपनी जगह चल रही हैं, क्या बनेगा, क्या नए महाज, लेकिन ये बड़े सेंसिटिव होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। कल तुर्किया में इजलास हो रहा है जो जिसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें, ये मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ पे जो मुल्क आ रहे हैं, जिन मुल्कों के वज़रा ख़ारजा आ रहे हैं, ये सारे, एक तो आप ये देख लेना कि अहमद शरा की मुलाकात हो रही है 10 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप से। तुर्किया में जो कल इजलास हो रहा है, तुर्की मेज़बान है। मुल्क कौन से आ रहे हैं उसमें? कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, UAE, ये जो मैं बार बार UAE और सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, और जॉर्डन।
ये मुल्क आ रहे हैं जो मुल्क, ये सारे वो मुल्क हैं जिनके वज़ीर ख़ारजा ने प्रेसिडेंट ट्रंप से 23 तारीख को मुलाकात की थी। 22 तारीख को सेशन हुआ था सितंबर को, वो जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने किया था, और उसके बाद 23 तारीख को जो यूनाइटेड नेशन में मिले थे वज़ीर ख़ारजा, वो सारे कल मिल रहे हैं तुर्की में। और उनकी मुलाकात से पहले आज एक और मुलाकात हुई है उनके तुर्क वज़ीर ख़ारजा की, और वो मुलाकात हुई है हमास के लीडर्स के साथ। खलील हया जो हैं वो और उनकी पूरी टीम इस्तांबुल में, वो तुर्की में, उनसे मुलाकात की है तुर्की ने, और कल ये सारे मुल्क मिल रहे हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तुर्की को, अच्छा उसके बाद 8 फ़लस्तीनी ग्रुप्स अलग से बैठ गए हैं इजिप्ट में, कायरा में, और उन्होंने आपस में मिलकर फैसला किया है कि अगला हमारा सेटअप फ़लस्तीन में कैसा होगा। उसमें अमेरिका कितना ऑन बोर्ड है, इसराइल कितना बोर्ड है, उसको छोड़ दें आप। ये मैं वाशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा हूं 18th। 8 फ़लस्तीनी फैक्शंस आपस में मिले हैं हमास समेत, उन्होंने फैसला कर लिया है, 40 लोग उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं अपने अगले सेटअप के लिए, 40 लोग टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए। वहां पर उन्होंने ये बैठ के तय किया है हमास ने, एक तो हमास की तस्वीरें हमेशा हम ये बंदूकों वाले क्यों दिखाते हैं भाई, उनके कोई पॉलिटिकल लोग भी होंगे। अच्छा बहरहाल तो ये है कि वो अच्छा अब फतह के लोग भी हैं उसमें, हमास के लोग भी हैं, 8 सेक्शंस हैं। अब 8 में तो जाहिर है फिर इस्लामी जिहाद भी हो सकता है, वो पॉपुलर फ्रंट भी हो, ये सारे, लेकिन उन्होंने ये 40 लोगों के नामों पे वो उन्होंने बैठ के कायरा में तय कर लिया है। अब एक अजीब बात होने ये तो छोड़ दें कि तुर्की तो होगा, तुर्की तो होगा ना, तुर्की तो ये छोड़ दें, इसराइल में फौज जाएगी नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा, ये बता दूं, वो नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन जो असल बात है वो ये कि ये सीज़फायर दोबारा काम कर रही है अपनी जगह। उन्होंने कोई 200 से ऊपर फ़लस्तीनी शहीद कर दिए इस दौरान, कोई 212 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए ये 10 अक्टूबर के सीज़फायर के बाद। और इन मुल्कों ने फ़लस्तीनियों को सबको रोका है कि आपने जवाब अभी होल्ड करें, अब देखें कि आगे प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी यहाँ से जानी है अमेरिका, और वो सारी मरबूत है आपस में एक दूसरे के। ये तो देखें ना, ये कैसे हो सकता है कि वो यूक्रेन के अंदर जो है न्यूक्लियर की बात करें और झगड़ा खड़ा हो जाए और वो उसके साथ ही वो बिजनेस शुरू कर दें वहाँ पे, मतलब एक वक्त में एक ही बात होगी ना, सारी बातें कैसे हो सकती हैं। तो इशू ये है कि वो कल तुर्की का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद ये जो है वहाँ पर उन्होंने जो फैसला हुआ है, अब ये स्टोरी तो नहीं बता रही, मैं आपको इसका थोड़ा सा ज़रा इसमें ऐड करता हूँ। उन्होंने उसमें ये भी फैसला कर लिया है कि हमने क्या ये ऊपर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो हमने एक्सेप्ट किया था सारा, ये जो एक बोर्ड है जिसको वो हेड करेंगे, तो फिर उसके साथ ये जो हमारे फ़लस्तीनी हैं ग्रुप सारे, अच्छा इनको सबने सपोर्ट कर दिए, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सब एक साथ हैं ना, यूएई, सब एक साथ हैं, सारे मुल्क ये सब है एक हैं सारे, बल्कि पाकिस्तान तो 67 की बाउंड्री से बात कर रहे हैं ना। तो अच्छा वो किंग ऑफ जॉर्डन ने कह दिया कि वो तो पीस कीपर तो होंगे नहीं, मतलब है कि वो जाके पीस कीपर होंगे तो असला वगैरह तो हम नहीं लेंगे उनसे, इंडोर्स नहीं करवाएंगे, वो सबके ब्याह पे बात की, एक मुल्क सबके ब्याह पे बात करता है। पाकिस्तान ने कह दिया 67 का बॉर्डर होगा। तुर्की और इराक के दरमियान आज उस बड़ा एक समझौता हो रहा है, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि जो ये मुल्क है ना जितने मशरिक वस्ता के, जिनके पास तेल है, इनके पास पानी नहीं है, जिनके पास तेल है उनके पास पानी नहीं है, और जिनके पास पानी है उनके पास तेल नहीं है तुर्की के पास। तो पानी जो है आप यूँ समझें कि इन मुल्कों को पानी सारा जो है वो तुर्की से आता है, दजला फरात तो वहाँ से निकलते हैं ना, और दजला फरात नीचे आते हैं तुर्की से निकलते हैं ना, तुर्की से आते हैं, फिर उसके बाद इराक और फ़लस्तीन तक आके पानी सारा, इन्हें समझ लें कि पानी जो है वो तुर्की के पास है, ऑयल जो है वो अरब ममालिक के पास है, तो ये आपस में फिर डेवलेशन होती है। अच्छा अब लेकिन इशू ये है कि वो ये सारे डिसाइड किया हो रहा है कि जनाब वही 40 लोग होंगे। अब हम देखेंगे आगे
कि वो जो बोर्ड वोर्ड बनाना था ना, फलाना आदमी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो उसमें दोस्त बैठेगा, टोनी ब्लेयर फारिग उस साइड पे कर दो, टोनी ब्लेयर आएगा तो क्या आप क्या करेंगे भाई, क्या डिलीवर करेंगे उस साइड पे। और सारे मुल्क इकट्ठे हो गए हैं कि क्या रखना भी है इस बोर्ड को या ऊपर नहीं रखना, ये फ़लस्तीनी रियासत ही खुद अनाउंस करनी है, एंडोर्स करनी है। यानी यहाँ तक, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त उनको फौरी तौर पे जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस वाला वो लेके चल रहे हैं ना आगे, कि नो मोर वॉर, इन्वेस्टमेंट हो सकती है बगैर जंगों के बगैर ही इन्वेस्टमेंट होगी। जंगें शुरू हो गई तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी उसके बाद? सारा पैसा तो वो देखिए ना असला बेच के, फिर वही वाली बात है ना कि वही जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कि आप जी F-35 खरीदें, आप ये खरीदें, आप फलां खरीदें, आप धमाकना खरीदें। एक वो जो राफेल की तैयारियों की बात कर रहे हैं जो कि हुए, तो हो सकता है ये मैसेज भी देना चाह रहे हो कि देखो F-35 लो, राफेल ना लो, F-35 खरीदो हमसे। ये जो डील हो रही है तो इसमें कहीं ये तो वेपन देने की भी तो लगता है कि शक्ल इसमें ऐसी भी निकल सकती है आगे, ठीक है ना, इंडिया से कि आप F-35 खरीदें हमसे, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो इंडिया वो F-35 तो थके हुए जहाज़ हैं, वो तो F-35 तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कागज़ के नहीं, या ऐसे बच्चे खेलते, इस तरह की सूरत हाल है। जहाज़ वो अच्छे जहाज़ नहीं है कोई F-35, और अमेरिका से कहें, इलॉन मस्क तो बहुत बड़ा क्रिटिक है F-35 का। बहरहाल अब इशू ये है कि ये एक तो ये सारे के सारे डिसाइड कर रहे हैं कि हमने वहाँ जाना है, किस शक्ल में जाना है। नेतन्याहू डरा हुआ है। नेतन्याहू मतलब अब ऐसे ही वो एक जगह होती है ना कि जहाँ पर आप बिल्कुल आइसोलेशन में, उधर वो जो जोसेफ एयां हैं जो कि ये छेड़खानी कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब हमारी फ़ौज लेबनान की दिफा करेगी, यहाँ पर इनकर्जन्स हुए, और हिजबुल्लाह तो उधर डिसाम उस वक्त होगी, पहले था ना कि डिसाम होके वो इंटीग्रेट, वो उस वक्त होगी कि जब वो भाई उनके फ़ौज सऊदी अरेबिया ने उनको, ये जोसेफ एयां ने बड़ा करीब है सऊदी अरेबिया के, लेकिन वो इसलिए वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ है कि वो रोज़ इजराइल घुस जाए उनकी साउथ लेबनान में, हमने इसको किया, हमने इसको मारा, उसको। तो वो या तो प्रेसिडेंट ट्रंप फौरी तौर पे मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पीस के तौर पे जाएं। ये जो नाइजीरिया की तरफ से बात आज हुई है कि जी आप टेररिज्म के अंदर हमें सपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप हमारी एड बंद कर रहे हैं और ये सारा कर रहे हैं, और नाइजीरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने वो देखी हुई ना ब्लड डायमंड्स, उनको पता है कि नाइजीरिया और इन मुल्कों की क्या अहमियत है, जो मूवी देखी हुई है ब्लड डायमंड्स। तो बात यह है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स, इन्वेस्टमेंट्स आगे पीछे, यहाँ पर जो है वो वापस वो नहीं आने देंगे, वरना फ्रांस को क्यों जाने देते? फ्रांस इतना बुरा नहीं था इनके साथ, माली और चार्ड, ये सारा जियो स्ट्रेटेजिक गेम है ना, ये बेसिस आपने ख़त्म कर दी। अब ये कि कल की मीटिंग की ये इंपॉर्टेंस है कि कल की मीटिंग का जो अलामिया आएगा, उसमें तुर्की का क्या रोल होगा? क्या इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारे वहाँ पे मौजूद, आज हमास के लीडर्स मौजूद थे, ये सारा क्या अगले स्टेप के ऊपर क्या बात करते हैं, क्या कोई टाइमलाइन की बात, और साथ ही वो अहमद शरा जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो अहमद शरा के जाने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया और अहमद शरा जो है ये पुतिन के साथ भी सेट हो गए हैं, और उनके बेसिस मामला। अब ये है कि ये यहाँ पर ये डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लोमेसी आने वाले दिनों में सालों से, हमेशा से ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है दुनिया में। ये पहले ज़माने में जब जंगें होती थी तो फौजें जब होती थी तो बीच में एलची भी होते थे ना, मैसेज सफारतकार, वो कम होता था रोल, असल होता था जो फौज पीछे होती है तो फिर सफारतकारी काम कर रही होती है ना पावर के साथ। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी सारी चल रही है हर तरह, और उसमें पाकिस्तान की बड़ी अच्छी गई है, बड़ी ज़बरदस्त गई है, जो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो अंदर के हमें इश्यूज़ हैं, मैं इसीलिए अंदर के इश्यूज़ को डिस्कस इसलिए नहीं करता कि रीजन के, खित्ते के और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान आगे किस तरह से बढ़ेगा और कैसे दुनिया में अपनी जगह हासिल करेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए ये जो हमारे फ़रोई मामलात हैं ना मुल्क के, ये ठीक करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा गवर्नेंस, यूथ, इन्वेस्टमेंट्स बाहर से, रूल ऑफ लॉ, ये टेररिज्म को कैसे ख़त्म करें आप, ये जो कल पकड़ा है आपने बंदा, एक अजीबो गरीब मछेरा, ऐसे कितने मगरमच्छ घूम रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है, ये अकाउंटेबिलिटी कैसे, तो ये हमने सारे इससे निकल के, और प्लस ये जो मैसेज हमने दिया है, सिग्नलिंग की है, आई एम श्योर कि ये जो दुनिया जिस तरफ जा रही है उसमें अफगानिस्तान जल्द निकलेगा इससे,
ये जो है ना कि हमारे सॉइल पे ये होता है, वो तो बहुत छोटी बात, इससे निकल के एक लार्जर उसमें अफगानिस्तान भी अपने आप को लेकर आएगा। और पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त डिप्लोमेटिकली बिल्कुल ठीक जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।